अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पहलगाम वाक़े को 4 रोज गुजर चुके हैं और इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली हर साजिश तकरीबन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। इंडिया ने इंटरनेशनल बरादरी को भी गुमराह करने की कोशिश की, जिसमें उसे सुबकी का सामना करना पड़ा। अमेरिका से इंडिया को इस वाक़े के बाद जिस किस्म की तवक्कुआत थी, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है इस वाक़े के बाद, वो भी तकरीबन इंडिया के लिए काफ़ी मायूस कुन बयान साबित हुआ है। Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. There have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India. पहलगाम हमले ने किसी दूसरे की बजाय इंडिया की अपनी नाअहली और सिक्योरिटी जो उनका लैप्स है उस पर संगीन सवालात उठाए हैं। इंडिया को अंदरूनी तौर पर काफ़ी दबाव का सामना है कि कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स होगी। अब देखना ये है कि इंडिया 2019 की गलती दोहराता है या सिंध ताश मुआहदे काट तक अपने आप को महदूद रखता है। इंडियन हुकूमत के साथ साथ इंडियन मीडिया भी मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है और इस वाक़े को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए माहौल बनाया जा रहा है, जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आज जिक्र हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने लाने वाले डॉन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल समेत 16 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के चैनल्स जो हैं वो इंडिया में बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का अब तक का रद्द-ए-अमल काफ़ी जिम्मेदाराना हमने देखा। आज सेनेट इजलास में अरकान ने अपने खिताबात में दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्द उसकी मजम्मत की और पहलगाम वाक़या इंडिया की सोची समझी साजिश उसे करार दिया। इंडियन इल्ज़ामात को दुनिया ने कोई अहमियत नहीं दी। इंडिया ने कोई जारियत की तो सेनेट के अरकान के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। 10 मिनट नहीं गुजरे, अभी उनकी लाशें तड़प रही हैं वहां पे और जख्मी पड़े हुए हैं। एक FIR दर्ज हो जाती है जिसमें मुजरम आला जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कटहरे में खड़ा हो जाता है। ना कोई तहकीक है, ना कोई तफ्तीश है, ना कोई सबूत है, ना कोई शवायद है, ना कोई किसी तरह की कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जिसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। जो इंडिया है उनकी हुकूमत का ये एक पुरानी आदत है कि झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। वो उनके लिए झूठ बोलना कोई नई बात नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के वो बहुत तजर्बाकार हैं। जिस तरह अली जफर साहब ने कहा, इंडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाज बनाते हुए यकतरफा तौर पर इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी जो है सिंध ताश मुआहदा से मुअत्तल करने का ऐलान किया। सिंध ताश मुआहदे को अपने इल्जामात की बुनियाद पर मुअत्तल रखना 1969 के वियना कन्वेंशन की शिक 26 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, जो ये कहती है कि मुआहदे नेकनियती से अंजाम दिए जाने चाहिए। सिंध ताश मुआहदे में मुअत्तली से मुतालिक कोई शिक मौजूद नहीं, ना ही इंडिया ने मुआहदे को मुअत्तल करने के इरादे से पाकिस्तान से कोई मुशावरत की। लिहाजा सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली वियना कन्वेंशन की शिक 42 और 57 की खुली खिलाफ वर्जी है। वियना कन्वेंशन की एक और शिक 60 भी मुआहदों की मुअत्तली की जो है वो इजाज़त देती है, लेकिन उस वक्त मुआहदा मुअत्तल करने की इजाज़त देती है जब किसी फरीक की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई हो। इंडिया की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली किसी ऐसी खिलाफ वर्जी की इल्ज़ाम पर मबनी नहीं है जो पाकिस्तान ने की हो। सिंध ताश मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाहिद मुआहदा है जो 3 बड़ी जंगों, जम्मू और कश्मीर और दोनों ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बगावतों और 2002 के फौजी बुरान के बावजूद कायम रहा। इस मुआहदे को दुनिया भर में एक सरहदी पार जो है सरहद पार आबी तनाज़े के कामयाब हल की रोशन मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहा। इंडिया के इस इक़दाम को बिल्कुल इंटरनेशनली भी आबी जंग करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में इस मामले को जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाएगा और हमारी इतलात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के साथ भी इस मामले को उठाया जाएगा और ये पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है जिसका ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताउन मांगने के लिए दर्जनों मुल्की सरबराहान से राब्ता हुआ। मोदी ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया, शदीद रद्द-ए-अमल की धमकी भी दी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडियन वजारत खारजा में सिफारतकारों को ब्रीफिंग
इंडियन हुकाम ने हिंदुस्तान को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने पर पाकिस्तान को मोरद इल्जाम तो ठहराया, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं लेके आए। इंडियन तज्जियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक इंडिया ने 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया, लेकिन मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के हवाले से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया और दीगर रियासतों ने इंडिया से ठोस शवाहिद पेश करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक खित्ते पर के बादल मंडला रहे हैं। मेरी जो गुफ्तगू है वो तो मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, उसकी फ्रेजिंग जो है या उसकी तरतीब जो है वो गलत दी गई है। मुझे सवाल जो पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है आने वाले दिनों, मैंने कहा जी बिल्कुल 2-4 दिनों में खतरा बिल्कुल मौजूद है, जंग जो है वो हो सकती है और ऑब्वियसली अवर्ट भी हो सकती है। पाकिस्तान और इंडिया कशीदगी के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अब क्या होगी, खुसूसन इंटरनेशनली इस मुकदमे को कैसे लड़ना होगा। और इसके अलावा दूसरी जानिब इस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का बड़ा अहम इजलास चल रहा है, जिसमें वजीर आजम और चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक हैं। चुनाल केनाल पर चोलिस्तान वाला जो ये मामला है, इस पर 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाना था, लेकिन सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर यह इजलास आज हंगामी तौर पर बुलाया गया। इजलास में जिस तरह मैंने पहले बताया कि तमाम मुल्क की क़यादत जो है वो शरीक है, तो इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू आगे जाकर करेंगे कि आखिर में फैसला क्या होता है। इस वक्त हमारे साथ वफाकी मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक मौजूद हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, इंडिया की जो आबी जारियत है, इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरह से उन्होंने मुअत्तल की, अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? अभी तक आप आलमी अदालत इंसाफ में क्यों नहीं गए? व्हाट्स द प्लान? हुकूमत की आगे हिकमत अमली क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह कि इस तमाम तर वाक़े को अभी 5 से 6 दिन हुए हैं और इसमें हमारी जो असेसमेंट है ऑन द डिफेंस फ्रंट वो बिल्कुल आपके सामने है कि जो एक क्विक रिस्पांस था वो अफवाज पाकिस्तान ने भी दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी दिया, और बिल्कुल उसके साथ आपने जो मेजर्स देखे हैं, जो बड़ा एक मेजर्ड रिस्पांस था और क्विड प्रो को प्लस जो एक स्टेटेड रिस्पांस है हुकूमत पाकिस्तान का, जो एयर स्पेस क्लोजर है या ट्रांजिट ट्रेड या ट्रेड को ख़त्म करना है फॉर द टाइम बीइंग, तो बिल्कुल वो हमने इकदाम लिए। जहाँ तक आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, तो उसके अंदर पहली बात है कि भारत यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है, और ये ट्रीटी में कोई ऐसा क्लॉज मौजूद नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल मौजूद नहीं है जो सस्पेंशन की बात करे या एब्रिगेशन की बात करे या होल्डिंग इन अबेयंस की बात करे। यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक खुद सिग्नेटरी है इस मुआहदे का, इस ट्रीटी का, तो ज़ाहिरी बात है कि जब उन्होंने ये ब्रोकर किया और वो उन्होंने मीडिएट किया दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो वो भी एक अप्रोप्रिएट फोरम है। हम बिल्कुल दोनों ये ऑप्शंस, जो वर्ल्ड बैंक का ऑप्शन है और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का ऑप्शन है, जिसमें हम पहले भी कई मरतबा गए हैं किशन गंगा के इशू पे, बगलियार डैम के इशू पे, दीगर इशूज़ पे, जो हमने पाकिस्तान की तरफ से हमने समझा कि ये वायलेशंस हैं उस ट्रीटी की, उन शिकों की, तो हम बिल्कुल गए और पाकिस्तान को एक्चुअली इन ऑल ऑनेस्टी अगर मैं कहूँ तो बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई माजी में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की तरफ से। यहाँ पे ये बात मैं आपको इसके साथ ज़रूर ऐड करूँगा कि ये तो 2 हो गए आपके लीगल रिकोर्सेज, लेकिन इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक रिकोर्स भी आप बिल्कुल बुरुए कार ला रहे हैं। इसी तरह डार साहब ने वसीयत वज़ीर ख़ारजा, तमाम तर वज़राए ख़ारजा जो दोस्त ममालिक हैं, ये काफ़ी मुलाकातें हुई, सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना, और चाइना का आप अगर रिस्पांस देखें तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चाइना ने कहा है हम बिल्कुल काउंटर टेररिज्म जो मेजर्स हैं पाकिस्तान की, हम होली सोली उनकी सपोर्ट करते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसी तरह दीगर जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं या दीगर हैं, उनको इस पूरी सिचुएशन पे जो है वो हम गाए बगाए जो है वो अपडेट रखे हुए हैं। लेकिन उसके साथ यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करती है, इंडिया के का ये एक यूनिलैटरल डिसीजन और ये ख़त्ते में एक ऐसी सिचुएशन ने जन्म लिया है जिसमें 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो उस हवाले से भी जो है बिल्कुल हम वहाँ पे
ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है, UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी लेके जाना और UN इटसेल्फ भी वहाँ पे भी लेके जाया जा सकते हैं तमाम तर मामला। लेकिन इसमें हमारी लीगल स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल राइप है, लीगल स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो काबीना का अप्रूवल है वो काबीना का अप्रूवल भी जल्द हो जाएगा एंड देन वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड तो हम बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट और लीगल फोरम्स हैं हम उस पर तमाम तरीन मामला लेके जाएंगे। चलो, आपने अच्छी खबर दी बैर साहब। आपने सऊदी अरब और ईरान का तस्करा किया, उनकी जानिब से सालसे की भी पेशकश की गई। डिस्कलेशन की अगर बात करें तो हुकूमती लेवल पर क्या कोई ऐसी सोच पाई जाती है इस मामले को डिस्कलेशन की तरफ ले जाया जाए, और अगर है सोच तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए आदिल साहब, यहाँ पे डिप्लोमेटिकली अगर बात की जाए तो बिल्कुल ना सिर्फ सऊदी अरेबिया और ईरान बल्कि दीगर जो ममालिक भी हैं वो भी डी-एस्केलेशन की तरफ ही तमाम तर मामला जो है वो उनकी भी कोशिश है डी-एस्केलेशन की तरफ जाया जाए। और बिल्कुल पाकिस्तान ने भी यही बात की है कि हम कोई बग़ैर किसी वजह के कोई जंग नहीं चाहते। इंडिया ने वायलेट किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, इस मुआहदे को, जो वो कर नहीं सकता कानूनी या अखलाकी तौर पर या इवन अदरवाइज। तो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे भी जब बात हुई डेविड लेमी से, इसहाक डार साहब की, तो उनकी तरफ से भी यही बयान आया है कि डी-एस्केलेशन का कहा गया है। UN के सेक्रेटरी जनरल ने भी डी-एस्केलेशन की तरफ से के बारे में कहा है कि डी-एस्केलेशन की तरफ दोनों पार्टीज़ को जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी आपको कहूँ कि दीगर ममालिक भी, ईरान और चाइना ने भी डी-एस्केलेशन की बात की है और US जो इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और अब तो जो रॉबिन राफाएल हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो बिल्कुल उन्होंने ये बात की है। एक TV चैनल के एंकर हैं, वो अभी फिलवक्त अमेरिका में हैं और ये अखबारों में भी और मीडिया पे भी बात मंजर यहाँ पे ही। उन्होंने कहा 5 मिनट में, और यही तमाम तर वज़रा हुकूमत के और हुकूमत और स्टेट यही बात बार बार रीइटरेट कर रही थी कि आधे घंटे के अंदर आपने ना आओ देखा ना ताओ देखा और पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। सो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की होती, कोई इंक्वायरी की होती, तो फिर जो है कोई सबूत अगर हमें पेश किए होते तो फिर बिल्कुल कोई अनडिनाइबल ऐसे फैक्ट्स होते तो हम मानते, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आपने ना आओ देखा ना ताओ देखा और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए। पाकिस्तान इज़ फुली प्रिपेयर्ड और पाकिस्तान बिल्कुल अपनी तैयारी मुकम्मल रखे हुए है ऑन नॉट जस्ट द डिप्लोमेटिक फ्रंट और द लीगल फ्रंट बट ऑल्सो ऑन द डिफेंस फ्रंट। और बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी है। हमने हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि क्विड प्रो को प्लस, इंडिया जो इकदाम लेगा हम 2 हाथ आगे जाकर उससे वो इकदाम उसके खिलाफ लेंगे एंड दैट्स द वे इट शुड बी, बिकॉज इंडिया ऑल्सो रियलाइजेस के पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की जो है किसी किस्म का वो आम फहम में कहते हैं पंगा लेना, तो वो उनके गले में पड़ जाएगा और उनके सर का दर्द बन जाएगा। तो बिल्कुल वो पंगा लेने की मैंने नहीं समझता कि किसी भी ऐसी जो है वो ख्वाहिश का इजहार रखते हैं। लेकिन डी-एस्केलेशन की तरफ से हम भी बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तैयारी हमारी पक्की है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये मामला उस तरफ ना जाए जिससे इस पूरे खित्ते को जो है दूरस्त जो है वो असरात का सामना करना पड़े। आज पूरे मामले पर पॉलिटिकल कंसेंसस बरस साहब इंतहाई ज़रूरी है और हमने देखा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने बड़ी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खुलकर हिमायत का इजहार भी किया, यकजहती का इजहार भी किया। लेकिन क्या बेहतर ये नहीं होगा कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमती सतह पर बुलाई जाए, वज़ीर आज़म साहब उसे बुलाएं, ताकि एक मैसेज ये भी जाए कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं इस मामले पर बिल्कुल उनका कंसेंसस है? देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो आपने बात की तो वो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि खारिज इम्कान नहीं है और क्वाइट अप्रोप्रिएटली गिवन द नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन या जो हमारी फिलवक़त जो सिचुएशन है उस हवाले से बिल्कुल बुलाई जा सकती है। लेकिन एक बात इसमें मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई तो तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई जो पार्लियामान के अंदर हैं और जो पार्लियामान का हिस्सा हैं। उसमें एक सियासी जमात जो बिल्कुल बड़ी एक तादाद में अपने मेम्बरान के साथ वहाँ पे अपोजिशन बेंचेस पे बैठी है, हामी तो उन्होंने भरी, रजामंदी भी जाहिर की और नाम भी दिए में शामिल किए गए नाम कि जिसने अटेंड करना, लेकिन फिर वो 11th आवर पे नहीं आए। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो इस पार्टी का और इस पार्टी के लीडर का यही रहा है। फिर आप कहेंगे कि सियासी बात कर दी है, लेकिन जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो क्या उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो इसी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, क्या उन्होंने कोई इंटरेस्ट
शो किया, क्या वो इतने संजीदगी का मुजाहरा कर सके उस वक्त के वो वहाँ पे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शामिल होते। लेकिन बरकैफ मैं समझता हूँ कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है इस पर बिल्कुल बुलाई जा सकती है, लेकिन इन एनी केस अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, सेनेट के फ्लोर से बिल्कुल यक आवाज़ हो के, यक ज़बान हो के यूनानिमसली जो रेजोल्यूशन पास की गई इस तमाम तर वाक़े के ऊपर भारत के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल तमाम सियासी जमातें उसमें मुत्तहिद थीं और मुत्तफ़िक थीं और वहाँ पे वो पास की गई। इसी तरह दीगर सियासी जमातों के लीडरान ने इनफरादी तौर पे थ्रू वीडियो मैसेजिंग, थ्रू वेरियस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया या इवन इन पर्सन उन्होंने इसको कंडेम किया और उस पर यक ज़बान होके उन्होंने एक ही आवाज़ में उन्होंने कहा हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और बिल्कुल हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की खातिर हमारी जान भी कुर्बान। अच्छा, चुलिस्तान केनाल वाले मामले पर वज़ीर आज़म और बिलावल साहब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास था वो 2 मई को बुलाया जाना था, लेकिन आज वो उजलत में बुलाया गया। वजह उसकी क्या थी कि अचानक ही सबको कहा गया कि जी आज ही फैसला करना है जो भी हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 तारीख में और अभी में कोई इतना फ़र्क तो नहीं था, लेकिन एक रिक्वेस्ट आई सिंध हुकूमत की तरफ से कि आप बजाय इसके कि 2 तारीख को बुलाएं, आप आज इसको बुला लें तो ज़्यादा मौजू होगा। और आई थिंक कि जो नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो कौमी सलामती का तमाम तर मामला है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। सो वाई नॉट गेट अवे विद इट और डू अवे विद इट रादर अभी सूनर देन लेटर। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है आज बुला ली उन्होंने, उसको स्केड्यूल करके, तो बजाय इसके कि 2 तारीख को बुलाया जाए आज बुला ली और इसमें जो भी फैसले होंगे वो इत्तेफाक राय से होंगे और किसी सूबे का हक जो है या किसी ऐसे इशू पे जो कि नेशनल इशू है उस पर यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सबको कंसेंसस के साथ इत्तेमाद में लेने के बाद जो भी फैसला होगा वो आपके। अच्छा, पीपल्स पार्टी के अलावा जो सिंध की बाकी सियासी जमातें हैं जो सरापा एहतजाज हैं, आज भी एहतजाज जारी है वहां पर, और वज़ीर आज़म ऑल्दो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि कंसेंसस से फैसला नहीं हुआ तो नहीं होगा, लेकिन क्या उन्हें भी गवर्नमेंट एतमाद में लेने की कोई स्ट्रैटेजी आपकी है? देखें, एहतजाज को ख़त्म होना चाहिए और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये अब एक 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है और बिल्कुल जो इतलात मिल रही हैं सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो ब्लॉकेज है या दीगर जो एहतजाज जारी है वो बिल्कुल उसी हवाले से है कि सिंध की हुकूमत जो है वो उसको इस तमाम तर मामले पे संजीदगी के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से जो है इसको एहतजाज को जो है अब ख़त्म या मौखर करा लेना चाहिए, क्योंकि जो इशू था नहरों का वो तो कम अज़ कम वहाँ की हुकूमती जमात के साथ बैठ के हम बिल्कुल कर रहे हैं और सूबे की जितनी भी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो उसका CCI का हिस्सा हैं, दीगर जो जमातें हैं उनके साथ जो डिस्कशन हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अब बेहतर होगा कि इस एहतजाज को जो है वो फिलफौर ख़त्म किया जाए और मामूली ज़िंदगी को जो है वो रिज्यूम किया जाए, ना कि इस पॉइंट के ऊपर सियासत की जाए और कभी एक सियासी पार्टी कहे कि जी हम शायद इसमें कोई अव्वल नंबर पे आएंगे या कभी दूसरी कहे कि हम अव्वल नंबर पे आएंगे। तो ऐसा कोई रैट रेस नहीं है, इसमें आई थिंक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और जब एक सूबे की हुकूमत ने इस पर रजामंदी जाहिर की है कि वो इंगेज करेंगे और वो पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, ना सिर्फ किसी एक सियासी जमात की, तो बिल्कुल आई थिंक अब इसको किसी किस्म का जो एहतजाज इस इशू के ऊपर हो रहा है तो उसको एहतजाज को फिलफौर ख़त्म हो जाना चाहिए। अकील मलिक साहब मुशीर बराए कानूनी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, 2 बड़ी अहम बातें उन्होंने की। एक तो पाकिस्तान की जानिब से जो भी इंटरनेशनली लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो तैयार हो चुका है और उसका ऐलान उनके बकौल जल्द कर दिया जाएगा, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर आज की जो CCI इस वक्त जो चल रही है और जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस से होगा। वक्त पे चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बैरिस्टर अकील मलिक की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें एक अहम नुकता ये था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अब क्या कर सकता है। जो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध-तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है इंडिया की जानिब से। इस वक्त सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मांडवीवाला साहब,
क्या हिकमत अमली गवर्नमेंट की होनी चाहिए? इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो यूनिलैटरली वो लोग सस्पेंड कर चुके हैं, और इसका हम पर इम्पैक्ट क्या होगा, और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा कश्मीर के ऊपर भी एक एग्रीड है, यूनाइटेड नेशंस में भी सारा मतलब चीजें क्लियर हैं अबाउट कश्मीर, बट उन्होंने फिर भी अपनी पार्लियामेंट में लॉ पास करके कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया, इंडिया का हिस्सा बना दिया। तो इंडिया तो इस किस्म के काम कर रहा है और करता जा रहा है, मगर द फैक्ट इज इन चीजों के करने से आपने कोई चीजें रिजॉल्व तो नहीं की। अगर आप ये समझते हैं कि कश्मीर को हमने इंडिया का पार्ट बना दिया तो उससे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, नहीं हल होगा। और ये दुनिया को पता है, उनको भी पता है। और अगर आप इस किस्म की चीजें करते जाएंगे, ट्रीटीज को सेट असाइड करते जाएंगे और वॉलंटरली ये डिसीजन लेते जाएंगे, तो उससे मसले हल तो नहीं होंगे और खराब होंगे। आज 28 लोगों का इंसिडेंट हुआ है, कल कोई और इंसिडेंट होगा। आप कितनी दफा पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे? मसला तो आपके मुल्क में है, मसला तो आपके लोगों में है। पाकिस्तान को ब्लेम करने से थोड़ी कोई आपका मसला, इंटरनल मसला हल हो जाएगा, बल्कि वो मेरे हिसाब से तो वो और भी सूबों में मसला फैलेगा और भी सूबों में उठेगा। तो इंडिया के लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करने से और अपनी सियासत चमकाने से, इससे मोदी साहब को और इंडिया को कोई फायदा मेरी नजर में तो नहीं, मुझे नहीं नजर आता। शॉर्ट टर्म शायद वो कोई एक अपनी पॉलिटिकल गेन्स कर लें, बट लॉन्ग टर्म इट इज नॉट अ सोल्यूशन। मानवी वाले साहब, डीएस्केलेशन की भी बात हो रही है, 2-3 ममालिक ने सालसरी की भी बात की, जिसमें सऊदी अरब और ईरान भी शामिल है। इस पर एक तो गवर्नमेंट की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, और क्या पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ ऐसे फैसले लेने चाहिए? मतलब आप इत्तेहादी हुकूमत आपकी है, लेकिन आप काबीना का हिस्सा नहीं है, और ये फैसले सारे कैबिनेट में होने हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मसले हैं कि ये कैबिनेट के सिर्फ मसले नहीं हैं, इनमें पॉलिटिकल कंसेंसस भी लें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएं, डिस्कस करें, सबका विजडम इसके अंदर आए, सबकी सजेशंस इसमें आए, और देन गवर्नमेंट शुड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दैट। ये कैबिनेट का या सिर्फ गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव मसला नहीं है, ये तो सारा एक सारे पॉलिटिकल लोगों को आपको लेके चलना है इस इशू के ऊपर, ये नेशनल मसला है। ठीक सर, चोलिस्तान कैनाल्स वाले मामले पर बिलावल की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, जॉइंट प्रेसर हुआ, और बड़ा क्लियरली वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 मई को CCI का इजलास होगा और कंसेंसस अगर नहीं होंगे तो कैनाल्स नहीं बनेंगे। लेकिन फिर आज अचानक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जो है वो पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर बुला लिया गया। वजह क्या थी इसकी? देखें, इसकी वो तो अटेंटिव डेट थी ना, इफ इट कैन बी डन अर्लियर, कोई इसमें मसला नहीं था कि ये पहले हो सकता है, या वो तो एक अटेंटिव डेट डिसाइड हुई थी कि 2 तारीख को हो जाएगा, मगर अगर उस पे ये नहीं था कि पहले नहीं हो सकता। लेकिन तो ठीक है सर, लेकिन उस मुलाकात के बाद आपके जो कंसर्न्स थे क्या वो दूर हो गए थे? देखें, एक दफा प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ये कंसेंसस से होगा, तो उसके बाद तो फिर अब देखें ना, डिटेल्स में जाने वाली बात है, वो फिर CCI में ही जाते हैं ना डिटेल्स में। इस की हाई लेवल मीटिंग में तो यही डिस्कशन हो सकती थी जो हुई। तो अब बाकी जो उसकी डिटेलिंग है, उसकी जो हाउ टू हैंडल द होल कैनाल इशू, वो तो अब CCI में ही डिस्कस होगी। एक अहम नुक्ता ये है सर कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो कौम परस्त जमातें हैं, JUI है, GDA है, वो अभी तक सरापा एहतजाज हैं। आज भी मतलब और लोगों को ऑब्वियसली उससे तकलीफ और वो भी हो रही है। तो अगर आज ये फैसले हो जाते हैं तो आप उनको कैसे मुतमईन कर पाएंगे? देखिए आदिल साहब, इस पे एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न्ड हमने कोई सियासत नहीं की। इस पे तो जो कंसर्न्स थे और जो इश्यूज थे हमने उसको रेज किया गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट को ये बताया कि जी इसका आपको कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो सियासत इसमें कोई नहीं थी, इसमें एक जेन्युइन प्रॉब्लम था और कंसर्न था। और वो अब जो ये बाकी लोग कर रहे हैं, दे वांट टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड डू सियासत ऑन दिस, तो इसका तो देखें फिर कोई इलाज नहीं है।
इसका तो अब यही हो सकता है कि उन लोगों को समझाया जाए, नहीं समझते तो फिर we'll have to find some other ways and means. चलें, सलीम बांडवी वाले साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, जिस तरह आपने डिस्कशन की कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास काफ़ी अरसे बाद बड़ा अहम इजलास हो रहा है, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला वज़ीर आज़म समेत शरीक हैं। हम आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, हमारे चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान वहाँ मौजूद हैं कि क्या डिस्कशन है और कब तक ये फैसले एक्सपेक्टेड है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने चुलिस्तान केनाल वाले मामले पर तफसीली गुफ्तगू की और जिस तरह खबर अब आ चुकी है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और उसमें जब सबसे जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो केनाल मंसूबा था वो कैंसिल हो चुका है, वो मुस्तरद हो चुका है। लेकिन शायद ये फैसला भी हुआ कि एक कमेटी बनेगी इरसा से, वो उसमें गुफ्तगू होगी और फिर आगे चलकर अगर कंसेंसस से फैसला होता है तो होगा। लेकिन फ़िलहाल मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो बड़ा फैसला है वो सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इस वक्त हमारे साथ डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान मौजूद हैं। सनाउल्लाह, क्या एक्सपेक्टेड क्या था और जो हुआ वही एक्सपेक्टेड था? अली अमीन की तो मीडिया टॉक आ गई है और एलामिया भी शायद अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड था, जो जिस वजह से आज हंगामी तौर पर यह इजलास बुलाया गया था, उसी के मुताबिक फ़ैसला हुआ है। और नहरों का, कैनालों का जो प्रोजेक्ट था, बेसिकली ये प्रोजेक्ट था, इसको विड्रा कर लिया गया है। और विड्रा करने का मतलब ये है कि अब इस पर नए सिरे से बातचीत होगी। अगर जो टेक्निकल कमेटी, और एक ये फैसला हुआ है कि एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी जो हर सूबे का जो 91 एकॉर्ड है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके मुताबिक शेयर को देखेगी। और ये चारों सूबों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि कोई सूबा किसी सूबे का पानी का जो हक है वो नहीं मारेगा। अब फ़िलहाल फौरी तौर पर यह किया जाएगा कि एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें ये कैनाल्स के मंसूबे को विड्रा करने का जो फैसला है उसके बारे में कौम को और ख़ासकर सिंध की आवाम को आगाह किया जाएगा। जी आदिल, ठीक। अच्छा सनाउल्लाह, इस जो अली अमीन गंडापुर की केपी के जो सीएम है, उनकी जो मीडिया टॉक थी वो काफ़ी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक थी और खुश नज़र आ रहे थे कि मैं बहुत कुछ पुख्तूनख्वा के अवाम के लिए लेके गया हूँ, जिसमें NFC वार्ड की वो बात कर रहे थे, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट थी वो बात कर रहे थे। ओवरऑल उनकी जो गुफ्तगू का क्रक्स था वो आपको कैसे लगा? क्योंकि वो तो 1 घंटा 1.5 इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद लेट पहुंचे थे मीटिंग में। अच्छा देखिए, मसला ये है कि वो लेट क्यों पहुंचे और उन्होंने अपनी बातों में भी बता दिया। वो इस मीटिंग में आना ही नहीं चाह रहे थे वो, क्योंकि जो एजेंडा उनको भेजा गया था उसमें केपी का कोई भी एजेंडा नहीं था, जो उनकी डिमांड्स थी। उन्होंने इस घंटे के दौरान नेगोशिएट किया और गिव एंड टेक किया और उन्होंने अपना एजेंडा शामिल कराया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऑन टेबल हमारा जो एजेंडा है NFC के हवाले से या उनका जो पन बिजली में शेयर है उसके हवाले से वो चीज़ें शामिल की गई और उन्होंने कहा उससे एग्री किया गया और कुछ चीज़ें मंजूर भी की गई। तो ये बात क्लियर है कि वो इस इजलास में आने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना एजेंडा शामिल कराया जिसके बाद वो शामिल हुए। लेकिन जो मैंने उनसे भी एक सवाल पूछा उससे बात एक साफ नज़र आ गई कि इन 6 नहरों के साथ चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कैनाल जो 25 साल पुराना केपी का प्रोजेक्ट है वो भी उड़ गया है। ये उन्होंने बात नहीं की। अच्छा। लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर हुआ है कि क्योंकि वो भी इन 6 कैनालों में शामिल है तो वो प्रोजेक्ट भी विड्रा हो चुका है। चश्मा राइट बैंक कैनाल, लिफ्ट बैंक कैनाल वो विड्रा कर लिया गया CCI से। जी ठीक है। आखिर में सनाउल्लाह ये बताएगा, अब तो कैनाल मंसूबा मुस्तरद हो गया है, लेकिन सिंध में जो पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा रिजर्टमेंट अवाम की भी और जो GDA और उनकी मुखालिफ जमातें थी, नेशनलिस्ट कुव्वतें थी, अगर अभी भी उनका वो एहतजाज ख़त्म ना हुआ जिसकी वजह से अवाम को बड़ी तकलीफ है, तो पीपल्स पार्टी फिर भी मुश्किल में होगी। देखें, अगर एहतजाज ख़त्म हो भी गया तो फिर भी वो मुश्किल में होगी सियासी तौर पर। इस पिछले 15 दिन या 1 महीने के दौरान जो पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंच चुका है उस नुकसान को वापस करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अब वो लोग ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और जो वो एक पॉलिटिकल एक सिमत ले चुके हैं, उससे वापस आना मेरे ख्याल में मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि इस नोटिफिकेशन के बाद, इस डिसीजन के बाद
कम से कम एहतजाज ख़त्म होगा और जो रोड हैं, जो पोर्ट से सारा सामान जो पंजाब में आता है या केपी में आता है वो खुल जाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो एक सप्लाई है वो खुल जाएगी, तो सूरत हाल नॉर्मल ज़रूर होगी। लेकिन सियासी तौर पर जो पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँच चुका है, मेरे ख्याल में वो नुकसान अब वापस नहीं होगा। सनाउल्लाह खान चीफ रिपोर्टर डॉन के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मौजूद थे। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि चिनाल जो कैनाल चुलिस्तान कैनाल वाला जो प्रोजेक्ट है वो अब वापस ले लिया गया है और एक टेक्निकल कमेटी बनेगी। उसके बाद कंसेंसस से अगर ये फैसला होता है तो ठीक है, वरना फिलहाल ये मंसूबा वापस ले लिया गया, जो कि पीपल्स पार्टी का एक दरीना मुतालबा था। और आज की इस CCI की मीटिंग के बाद एक हमें जो इस वक्त इत्तेफाक राय चाहिए, जो पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। आपने अली अमीन गंडापुर जो कि PTI के CM है उनकी गुफ्तगू सुनी, उससे भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा था। जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक रीजनल सिचुएशन है और वज़ीर दिफा के बकौल जो है वॉर लाइक सिचुएशन है, वो बिल्कुल है भी, उसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस, सियासी क़यादत की, हुकूमती क़यादत की ज़रूरत है, जो आज कम अज़ कम इस एक फ़ैसले से हमें नज़र भी आई। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। रवां साल के आगाज से ही सिक्योरिटी के मंजरनामे में तेजी से तब्दीली आई। पाकिस्तान को एक तरफ इंडिया के साथ बॉर्डर पर पैदा होने वाली कशीदगी का सामना है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के दो अहम सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं, जिस पर सीनियर सियासी रहनुमा हमारे प्रोग्रामों में मुतअद्दिद बार गुफ्तगू भी कर चुके हैं। हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा होने वाले ममालिक में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। ऐसे में अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सरहद पार और मुल्क के अंदर से अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा भी जा रहा है। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर कामयाब फॉलो अप ऑपरेशन में 17 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें 17 खवारिज जो हैं वो मारे गए, जबकि गुज़श्ता रोज के ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 54 बहुत बड़ी तादाद है खवारिज को हलाक किया। काफ़ी उन्हें डेडली नुकसान पहुंचा, जिसके बाद शुमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान मारे गए खवारिज की तादाद जो है वो 71 हो चुकी है। ISPR के एलामिये में यह भी कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज कौमी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़म किए हुए हैं और पाकिस्तान का अमन, इस्तेकाम और तरक्की सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और फितने खवारिज के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुरासान डायरी के एक्टर न्यूज़ जनाब एहसान टीपू महसूद। एहसान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो लेटेस्ट 2 कार्रवाइयां हुई हैं खवारिज के खिलाफ, काफी अर्से बाद लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान उन्हें पहुंचा। ये इलाका कौन सा था और क्या तफसीलात है आपके पास इन वाक़यात की? ये बिल्कुल ये हसन खेल का इलाका है, स्पिनवाम वहाँ पे तहसील है और ये मिरली के साथ यानी जो सब डिवीज़न है उन्हीं का इलाका है और खोस के साथ इनका बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो वहाँ से ये जो मकामी ज़रा है या जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं तो उनसे जब बात हुई तो वो कह रहे थे कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और बड़ी तादाद में हो रही थी और कार्रवाई की गई, जिसमें ये सारे जो है वो मारे गए। और ये जो नंबर सामने आ रहा है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नंबर है और पिछले कई सालों से, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, ज़रबे अज़ब हो, राय निजात हो, राय रास्त हो, तो उसमें भी इस तरह की फिगर यानी जो कंफर्म फिगर आ रही है, इस तरह की फिगर कभी सामने नहीं आई जो इस दफ़ा सामने आई है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी आप अचीवमेंट कह लें या सक्सेस कह लें जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है नॉर्थ वजीरिस्तान में, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनके जो है मकामी दड़े उनके खिलाफ। अच्छा, ऐसा नहीं, TTP के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप खवारिज का जिनको बड़ा जानी नुकसान पहुंचा, कौन से ग्रुप्स थे? ये भी खबर है कि उनमें अफगान खवारिज भी शामिल थे। जो मेरी इतलात हैं तो उसमें यानी कुछ जो क्रेडिबल ज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मिक्स एक तश्कील थी जिसको फाइटिंग यूनिट्स कहते हैं। तो उसमें यानी TTP के लोग भी थे, उसमें हाफिज गुल बहादुर के और उसमें अफगान जो थे शहरी या तालिबान के जो फुट सोल्जर वो भी उसमें शामिल थे। कुछ ज़रा ये तस्दीक कर रहे हैं, कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि ये जो अब रिसेंटली एक नई तंजीम बनी है, बल्कि नई एक अलाइंस जो बनी है इत्तेहादुल मुजाहिदीन के नाम से, जिसमें लश्कर इस्लाम है, जिसमें हाफिज गुल बहादुर है
तो ये जो है तो इनके लोग थे और ये तश्कील आ रही थी और इनको टारगेट किया गया है। तो मिक्स किस्म के हैं और पाकिस्तानी तालिबान, अफगान शहरी जो है वो उसमें थे और ये तालिबान ज़राए ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि वो इनमें थे और ये तश्कील जारी थी जिनको टारगेट किया है। एक स्टेटेड पोजीशन पाकिस्तान की रही है गुज़श्ता कई माह से कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, वापस चले जाते हैं, वहाँ इनके सेफ हेवन्स हैं। तो ये जो दो वाक़यात सिर्फ हैं, क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का मौक़िफ़ प्रूफ नहीं कर देती कि वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है? हाँ, अफगान सरजमीन या वहाँ पे जो खासकर टीटीपी की जो लीडरशिप है उनकी वहाँ पे प्रेजेंस, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो काफ़ी ऑब्वियस है। और माजी में भी हमने देखा कि जब मुज़ाकराती सिलसिला हो रहा था वहाँ पाकिस्तानी तालिबान के साथ, तो सीनियर ऑफिशियल अफगानिस्तान में इन लोगों से मिलते थे जो टीटीपी की जो क़ियादत है। और अफगान तालिबान तो यानी कंसिस्टेंटली इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के शवाहिद हैं कि उसको डिनाई नहीं कर सकता जो आज़ाद ज़राए हैं। और दूसरी तरफ यानी कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से कि अफगान तालिबान को किसी तरीके से कन्वेंस किया जा सके कि यानी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो अफगान तालिबान पाकिस्तान जो हुकाम है उनके बीच में कि अफगान सरजमीन पे आप इन लोगों को टारगेट ना करें, फिर लोकली हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है। और पाकिस्तान ऑलरेडी माजी में कुछ यानी क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयाँ की भी हैं, तो जैसे ये लोग यानी इंटर होते हैं पाकिस्तानी सॉइल में, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो वहां पे आप इनको बेशक आप टारगेट करें। और हो सकता है कि ये सिर्फ ये ना हो कि यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस तरह की कोई अरेंजमेंट्स हो, तो हो सकता है इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत तवातर के साथ जो टीटीपी या पाकिस्तानी तालिबान की जो तश्कीलें हैं उनको टारगेट किया जाता है और सक्सेसफुली टारगेट किया जाता है। और खासकर जो बॉर्डर का इलाका है, वजीरिस्तान चाहे साउथ हो नॉर्थ हो, तो वो जैसे पाकिस्तानी जमीन में दाखिल होते हैं तो वहां पर उनको टारगेट किया जाता है। तो ये बिल्कुल यानी मुझे नहीं लग रहा कि बस ये रैंडमली इन लोगों का पता चल जाता है, इनके मूवमेंट का पता चल जाता है। तो कोई ना कोई यानी ग्राउंड पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग का वो मैकेनिज्म हो दोनों जो है मुमालिक उनके बीच में। और इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया को लेकर, आज पाकिस्तानी हुकाम की स्टेटमेंट्स अगर देखें तो ये जो दो वाक़यात हैं वो इंडिया से इसको जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान कह चुका है कि वो सरजमीन अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, चाहे बलूचिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन है चाहे केपी से, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ बिल्कुल, वो यानी सबसे जो आप इंटरेस्टिंग बात कह लें या पाकिस्तान के लिए एक कंसर्निंग बात कि सिर्फ ये नहीं कि जो पाकिस्तानी तालिबान के दड़े हैं, पाकिस्तान उनका इल्ज़ाम लग रहा है अफगान तालिबान पे कि वो उनको होस्ट कर रहे हैं, बल्कि जो बलोच आर्म सेपरेटिस्ट हैं जो कि ना आइडियोलॉजिकली एफिलिएटेड है अफगान तालिबान के साथ, ना उनके साथ यानी इथनिकली अगर आप देख लें तो वो नॉन पश्तून है, ना उस तरह की कोई एफिलिएशन है, लेकिन फिर भी उनका होस्ट करना पाकिस्तान के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी और रियासत के लिए भी। और जो बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं तो उसके हवाले से यानी पाकिस्तानी जो ऑफिशियल है वो बहुत यानी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इंडिया उनको बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। तो ये जो है एक ट्रायंगल जो बन रहा है, तो मेरे ख्याल में कि इसमें यानी चीजें हैं जो ग्राउंड पे भी अपीयर हो रही हैं, और इसमें यानी जो प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है सादिक खान साहब जिस तरीके से उनको लीड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसको भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक जो है मामला उसके जरिए आप इस इशू को हल नहीं करा सकते। ये दो रियासतों के बीच में मसला है, तो इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर अब वहाँ तालिबान किसी मद में आपको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उसको वेलकम करना चाहिए। तो ये यानी पाकिस्तान जो है डिफरेंट फ्रंट्स पे कोशिश करे कि अफगान तालिबान पे इंगेज करें और मसले का किसी न किसी तरीके से हल निकाल। एहसान टीपू मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुरासान डायरी के नाज़रीन डायरेक्टर न्यूज़ हैं एहसान, और जिस तरह वो बात कर रहे थे ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है 70 के करीब खवारिज को, जो कि एक ऐसे टाइम में जब पाक इंडिया कशीदगी पीक पर है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ये बहुत कुछ साबित करती है। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।